पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई पर बैन तो कल लग गया, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस संगठन पर डिजिटल स्ट्राइक भी कर दी है। सरकार ने पीएफआई और उसके नेताओं के ट्विटर अकाउंट को भारत में विदहेल्ड कर दिया है, यानी कि बंद कर दिया है। इसमें पीएफआई का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट भी है, यानी कि @PFI ऑफिशियल। इसके अलावा महासचिव अनीस अहमद का अकाउंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष OMS सलाम का ट्विटर अकाउंट, उपाध्यक्ष EMA अब्दुल रहमान का ट्विटर अकाउंट, छात्र विंग CFI के अध्यक्ष साजिद बिन का ट्विटर अकाउंट, ये सभी बंद कर दिए गए हैं। और पीएफआई से जुड़े हुए कई और ट्विटर अकाउंट पर भी अब सरकार ने कार्रवाई की है। कल गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की, नोटिफिकेशन जारी करके पीएफआई पर बैन लगा दिया, इससे जुड़े हुए संगठनों पर बैन लगा दिया। और अब बारी डिजिटल स्ट्राइक की है, यानी कि अब ट्विटर अकाउंट भी बंद किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए भी अपनी बात को रखा नहीं जा सकेगा पीएफआई के द्वारा। और पीएफआई पर बैन से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट इस वक्त आपको दे दे। तमिलनाडु चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। केरल सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। दोनों राज्यों में पीएफआई की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। ये इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। कल पीएफआई पर बैन का फैसला सरकार की तरफ से, और फिर उसी के साथ राज्यों को यह अधिकार दिया गया था, फ्री हैंड सरकार की तरफ से दिया गया था कि जिस भी तरह का एक्शन लेना चाहे राज्य सरकार, जिस भी तरह की एक्टिविटीज हो उस पर ले सकती हैं। और अब ये बड़ी खबर आ रही है, तमिलनाडु और केरल सरकार का ये बड़ा फैसला है। दोनों राज्यों में पीएफआई की गतिविधियों पर रोक लगा दी। मनीष और जानकारी के साथ जुड़ गया। मनीष, कल बैन लगाया गया और आज डिजिटल स्ट्राइक। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये बैन के बाद ये सेकेंड स्टेप है, क्योंकि अगर कोई बैन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी आइडियोलॉजी लोगों तक ना पहुंचे, क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि सरकार ने दलील दी कि पीएफआई रेडिकलाइज कर रहा है, लोगों को आतंकी बना रहा है। और सोशल मीडिया काफी स्ट्रांग है, वो यूट्यूब पे काफी एक्टिव है, वो ट्विटर पे काफी एक्टिव है, उनके तमाम जो लीडर्स हैं ट्विटर पर लगातार वो लिखते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब ट्विटर और यूट्यूब से ये कहा गया है कि सारे इनके जो वीडियोस हैं वो डाउन करें, और ट्विटर ने कई अकाउंट्स को अपहोल्ड कर दिया है और सरकार के रिक्वेस्ट पे। दूसरी बड़ी बात है कि पीएफआई के सैकड़ों अकाउंट है, बैंक डिटेल्स की जानकारी मिली है, किस किस बैंक में अकाउंट्स है, उन अकाउंट्स को भी सीज करने की प्रोसेस शुरू कर दी गई है, क्योंकि इस अकाउंट्स में विदेशों से भी काफी पैसे आ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में सरकार ये नहीं चाहती कि किसी तरीके का कोई भी ट्रांजैक्शन पीएफआई कर सके। तो ये अब आपको दिखेगा, ये दूसरा स्टेप है पीएफआई पे कि एक तो सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करना, और दूसरा पीएफआई के जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उसको सीज कर देना। तो आगे की कार्रवाइयां अब शुरू हो गई हैं, चाहे बैंक अकाउंट सीज करना हो या फिर सोशल मीडिया के अकाउंट बंद करना हो। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई पर देश भर में प्रतिबंध लगाने के बाद केंद्र सरकार ने पीएफआई के ट्विटर अकाउंट पर रोक लगा दी है, लेकिन पीएफआई पर जो कार्रवाई हो रही इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष इस बैन के फैसले पर सवाल उठा रहा है, मांग कर रहा है कि आरएसएस पर भी बैन लगा दिया जाए, और जवाब में बीजेपी कह रही है कि आरएसएस एक देशभक्त संगठन है। देश की सांप्रदायिक और धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को खराब करने और अपनी कट्टरपंथी विचारधारा को आगे बढ़ाने की साजिश करने वाले संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर केंद्र सरकार ने 5 साल का बैन लगा दिया है। पीएफआई पर कार्रवाई यही नहीं रुकी, सरकार ने बुधवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर डिजिटल स्ट्राइक भी कर दी। सरकार ने पीएफआई और उसके नेताओं के ट्विटर अकाउंट को भारत में विदहेल्ड यानी उन पर रोक लगा दी है। इसमें पीएफआई का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट, महासचिव और अध्यक्ष के अकाउंट समेत कई सदस्यों के अकाउंट शामिल हैं। कई छापेमारियों और संगठन के कई सदस्यों को हिरासत में लिए जाने के बाद सरकार ने आखिरकार पीएफआई पर बैन का आदेश जारी कर दिया। पीएफआई पर आरोपों की लिस्ट इतनी लंबी है कि शायद गिनते गिनते थक जाए। पीएफआई एज एन ऑर्गेनाइजेशन वो ऊपर से दिखाने के भले ही कुछ भी वो रखें, लेकिन अंदर से उनकी यह था कि मुस्लिम यूथ को ऐसे वर्गलाना, उनको इनसिक्योर फील कराना, उनसे कहना है कि सेल्फ डिफेंस के लिए आप घरों में ये रखो, ये एक्टिविटीज़ उनकी थी। तो उनकी कुछ मीटिंग्स थी, हम उन पर नज़र रख रहे थे। सरकार के इस फैसले को लेकर कहीं खुशी है तो कहीं गम। कई राजनीतिक दलों ने इस फैसले का स्वागत किया है तो कई नेता इस फैसले को सही मान रहे हैं।
बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने फैसले का स्वागत तो किया, पर साथ ही कहा कि आरएसएस पर भी बैन लगना चाहिए। पीएफआई का जांच हो रहा है और पीएफआई के तरह जितने भी संगठन हैं इंक्लूडिंग आरएसएस, सब पर प्रतिबंध लगाइए। उन पर बैन लगाना इस तरीके से मुनासिब नहीं है, जबकि हमारे सामने आरएसएस मौजूद है और पार्टियां मौजूद हैं। आज इस पर बैन लगाकर इसके खिलाफ कोई जो पीएफआई के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, मैं समझता हूं ये मुनासिब नहीं है। विपक्ष के पीएफआई की तुलना आरएसएस से करने के बयानों को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने पीएफआई पर बैन के फैसले पर सवाल उठाने वालों को आतंकियों का साथी बताया है और कहा है कि आरएसएस देशभक्त संगठन है, जबकि पीएफआई एक आतंकी संगठन। ये बहुत ही शर्मनाक है कि पीएफआई की तुलना आरएसएस से की जा रही है। पीएफआई एक आतंकी संगठन है जिसके सीरिया, इराक, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के आतंकी संगठनों से संबंध है। और ये बहुत दुखद है कि जिस आरएसएस की देशभक्ति पर आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई, उसकी तुलना ये पीएफआई से कर रहे हैं। वहीं मेरठ के बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा है कि स्वस्थ और समर्थ भारत के लिए देश को रोग मुक्त किया जाना जरूरी है। देशद्रोहियों का गजवाए हिंद का सपना कभी भी पूरा नहीं होने देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएफआई पर बैन के खिलाफ सवाल उठाना देशद्रोहियों का समर्थन करने जैसा है। पीएफआई के पूरे प्रमाण है पूरे के पूरे कि किस प्रकार से वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर देश को तोड़ने के षड्यंत्र कर रहे हैं। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये कथित मुस्लिम नेता उनका समर्थन कर रहे हैं। उनको उनके खिलाफ खड़े होना चाहिए और इस प्रकार की किसी भी देश विरोधी गतिविधि का विरोध करना चाहिए। सरकार ने अपने फैसले को जारी करते हुए ऐसे कई कारण रखे जो पीएफआई पर बैन को सही ठहराते हैं, लेकिन विपक्ष के सवाल मामले को अलग ही रुख दे रहे हैं। उनका कहना है कि बैन अगर पीएफआई पर है तो आरएसएस पर क्यों नहीं। हालांकि बीजेपी ने इसका जवाब भी विपक्ष को दे दिया है, लेकिन लगता है कि घमासान तो अभी शुरू हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। आज सोनिया गांधी से मिलेंगे अशोक गहलोत। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे के बीच ये मुलाकात हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है 11 बजे से 2 बजे के बीच मुलाकात। वरिष्ठ नेता एके एंटनी भी इस बैठक में होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष के पद को लेकर इसमें चर्चा हो सकती है। राजस्थान में जो घटनाक्रम हुआ है उसकी जानकारी भी अशोक गहलोत सोनिया गांधी को देंगे। कांग्रेस का अध्यक्ष पद किसके पास होगा, कौन चुनाव लड़ेगा, राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन रहेगा, ये सारी चर्चा अभी चल रही है। असमंजस बरकरार। इस बीच सोनिया गांधी और अशोक गहलोत की मुलाकात आज 11 बजे से 2 बजे के बीच। और रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। रवि, इस मुलाकात पर आज सबकी निगाहें, क्योंकि बहुत कुछ साफ होने वाला है आज के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए समय अब बचा नहीं है। कल आखिरी डेट है अध्यक्ष पद के नामांकन का और आज जो मिस्त्री हैं, जो इलेक्शन अथॉरिटी के चेयरमैन है, वो आज है भी नहीं। तो आज कोई संभावना नहीं, कल ही नामांकन होना है। और इस नामांकन से पहले ये बैठक जो है काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि कोई ना कोई फार्मूला निकाला गया है। और इसी फार्मूले के तहत, चूंकि आप देखिए कल मैं जयपुर में था, पहले 2:30 बजे मुख्यमंत्री का टाइम हुआ, फिर 3:30 हुआ निकलने का, फिर 4:30 हुआ, फिर 5:30 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 9 बजे वो निकले हैं। तो कहीं ना कहीं कोई बात बन गई है। इसी के बाद अशोक गहलोत दिल्ली आए हैं। अब इसके बाद सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हो जाए और मुलाकात में अगर वो कन्विंस कर ले, देखिए 98 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे तब भी वो रेस में नहीं थे, उन्होंने कन्विंस किया सोनिया गांधी को, मुख्यमंत्री बने। 2008 में भी वो रेस में नहीं थे, उसमें सीपी जो फिर रेस में थे, वो दिल्ली में प्रभारी हुआ करते, तब यहाँ से जाकर वो मुख्यमंत्री बने सोनिया गांधी को कन्विंस करके। 2018 में सचिन पायलट रेस में थे, तब भी वो सोनिया गांधी को कन्विंस कर जाकर मुख्यमंत्री बन गए। तो उनकी कन्विंसिंग कैपेबिलिटी जबरदस्त है। जब आमने सामने बैठते हैं तो सोनिया गांधी को कन्विंस कर लेते हैं अशोक गहलोत। और ये माना जा रहा कि जब उनके सामने बैठेंगे तो एक फार्मूला लेकर बैठेंगे, जिद पर नहीं अड़ेंगे। अगर जिद पर अड़ने वाली बात होगी तो इसी वजह से ये डिले हो रहा है कि अध्यक्ष पद मैं बनूं लेकिन मुख्यमंत्री सचिन पायलट को नहीं बनने देना है। हालांकि ये फार्मूला लेकर आए हैं कि 102 में से ही कोई बनना चाहिए। मुझे अध्यक्ष बनाइए, नहीं बनाइए, मुझे मुख्यमंत्री रहने दीजिए, नहीं रहने दीजिए, लेकिन स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर दिग्विजय सिंह। आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर जो संशय बना हुआ था अशोक गहलोत को लेकर, ये कहा जा रहा था कि वो नामांकन दाखिल करने जाएंगे, नहीं जाएंगे, सब कुछ आज साफ होने वाला है। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं?
बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।